सोच समझ के अपने डॉक्टर को भी चुनना चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वेजिटेरियन डाइट रखनी है। पहले लोग कहते थे कि कोर्ट कचहरी में बिक जाते हैं लेकिन मेरा मानना है कि अब डॉक्टरी इलाज में बिक जाते हैं आदमी, इतना महंगा है, घर बार बिक जाता है। होटल्स और हॉस्पिटल में बहुत कम फर्क है। वो भी सेवा के लिए बनी है, ये भी सेवा के लिए बनी है। लेकिन अब सेवा के नाम पे मेवा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं। भगवान तो नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। आइए हम आपको एक ऐसे फरिश्ते से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो वास्तव में इस धरती में, इस जमी में, इस नगरी में, महानगरी में बिल्कुल देवतुल्य है। उनका अगर अस्पताल का नाम भी देखा जाए तो सदियों पुराना फरिश्ता हॉस्पिटल कहा गया है। हम मुलाकात करने जा रहे हैं डॉक्टर फरिश्ता से, जो कार्डियोलॉजिस्ट है और हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं। उनसे आज बैठ करके बात करना चाहेंगे कि वर्तमान परिवेश में जो इस प्रकार से जो लगातार जो बीमारियां हो रही है, उम्र की कोई तकाजा नहीं है, वो आखिर इस बीमारियों से कैसे घिर जाते हैं, उनकी निजात पाने के लिए आखिर में हमें क्या करना चाहिए, इससे हम चर्चा करने के लिए अनुमति चाहेंगे उससे। आइए। बड़ी सादगी में वो लोग रहते हैं, वही तो हैं जो इंसानियत को ही बड़ा मजहब समझते हैं। गालिब मिर्जा साहब ने भी क्या खूब कहा है, बस की दुश्वार है हर काम को आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज कालचक्र न्यूज़ 24। बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां चिकित्सक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का एक ऐसा खास शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने अपने ही चिकित्सा पेशा को व्यवसाय न समझ मानवता का एक सच्चे साथी के रूप में पहचान बनाए हुए हैं। और तो और आप एक उच्च कोटि के हृदय रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ हृदय संबंधित जटिल से जटिल बीमारी को भी आसान पद्धति से न्यूनतम व्यय पर ही निजात दिलाने में आप महारत हैं। कहते हैं रायपुर कटोरा तालाब स्थित आपके फरिश्ता अस्पताल से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। देखे सहज सरल व्यक्तित्व के धनी अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर ए फरिश्ता से हमारी टीम की एक खास मुलाकात। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कोई कम नहीं होते। जी हाँ, आपकी राजधानी रायपुर डॉक्टर फरिश्ता ये अपने नाम के लिए ही पर्याप्त हैं। डॉक्टर फरिश्ता से हम बात करना चाहेंगे, जो कार्डियोलॉजिस्ट है और हार्ट की किसी भी किस्म की परेशानी होती है, बहुत इजीली, बहुत सामान्य रूप में, इतने शानदार तरीक़े से वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिससे आपको पता ही नहीं लगेगा। हालांकि हमने देखा है कि इस दुनिया में, इस जहां में, खास करके छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हो गए हैं जो केवल इसको व्यवसाय के रूप में लेते हैं और पेशे के रूप में लेकर के मरीजों को काफ़ी हद तक से बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। लेकिन हमने जब देखा कि यहाँ पर डॉक्टर फरिश्ता की जब नाम चल रहे तो हम वास्तव में उनसे मिलने गए। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो वास्तव में दिल को छूने वाली बात हो गई। डॉक्टर फरिश्ता वास्तव में किसी न किसी दूध के फरिश्ते ही हैं। सर, थैंक यू सर। सर, आपका स्वागत है। आज हम आपसे थोड़ी सी वो चर्चा करना चाहेंगे, हमको सौभाग्य मिला है आपसे बात करने का, कि आपकी जीवन की शुरुआत इस हार्ट जैसी बहुत संगीन मामला, जो खास करके देखा जा रहा है आजकल नौजवानों में, कम उम्र में, कोरोना काल के बाद आसानी से किसी को भी ये बीमारियां हो रही है और काफ़ी लोग मौत के कागार में अज्ञानतावश चले जाते हैं। लेकिन पहले प्रारंभिक स्तर में ये पूछना चाहेंगे कि सर, ये हार्ट की ओर आपका ध्यानाकर्षण कब हुआ और आपने इसकी शुरुआत कैसे किया? मैं देखिए यहीं से पला बड़ा और मैंने एमडी किया यहीं से। खेल में बहुत रुचि थी, खेल में बहुत ध्यान भी देता था और पढ़ाई लिखाई की ओर तो हमेशा से ध्यान रहा। और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जीवन में कि मैं हार्ट की ओर आकर्षित हुआ कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं है हार्ट का स्पेशलिस्ट,
और हार्ट की जांच के लिए मुझे स्वयं जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि यहाँ ट्रेडमिल टेस्ट नहीं हुआ करता था, स्ट्रेस टेस्ट। तो मुझे यहाँ से डॉक्टर उदय माहुरकर को पेशेंट भेजना पड़ता था सिर्फ उस टेस्ट के लिए। तो उस समय तो बड़े बड़े अस्पताल होते नहीं थे, तो बड़ा अजीब लगता था कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ से हमको नागपुर भेजना पड़ता है। तो उस चीज़ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को के लिए लाऊं और उनको बाहर न जाना पड़े। सर एक मिनट, ये कौन से सन की बात होगी जो आप बात बता रहे हैं सर? 1981। 1981, देखिए 1981 की बात बता रहे हैं सर को। आप देख सकते हैं कि उनकी तजुर्बे, उनके अनुभव, उनकी नेक दिली के चलते उम्र का भी प्रभाव नहीं पड़ा। धन्यवाद सर, क्या बात है, मानना पड़ेगा। 1981 की बात बता रहे हैं, जिस समय वास्तव में मेडिकल साइंस अन्य खास करके महानगरों में तो बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए काफी तकलीफ की बात थी। फिर कैसे संघर्ष किया सर, कैसे रहा इसमें? फिर 1982 में मैंने छत्तीसगढ़ में पहली ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट मशीन यहाँ लाया मैंने, और लोगों को मैं फिर लोग बाहर भी नहीं गए और लोगों ने यही टेस्ट कराना शुरू में नहीं समझ में आता था लोगों को। पुराने ज़माने में वो 2 स्टेप होते थे, मास्टर स्टेप बोलते थे, उस पर चढ़ते उतरते और वो टेस्ट हो जाता था हार्ट का। लेकिन ट्रेडमिल टेस्ट का शुरुआत जो हुआ वो 1982 में रायपुर से मैंने शुरुआत किया। पहली मशीन आई और हम और डॉक्टर भाटिया, राजेंद्र भाटिया, उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया और उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि रायपुर में ये मशीन हम लोगों को लानी चाहिए। तो पहले मेरे पास आ गई, फिर उनके पास भी आ गई और हम लोगों ने यहाँ बहुत सालों तक और बहुत समय तक लोगों को ये मशीन से लाभ पहुँचाया। सर मेन बात यह है कि आपने जो शुरुआत तो बहुत शानदार तरीके से किया, आपकी दूरदृष्टि बहुत कामयाब रही, और चूंकि आप तहे दिल से समझते थे कि यहाँ के लोगों को किस प्रकार से सुविधा दी जाए, और ट्रेडमिल मशीन की यहाँ आवश्यकता थी। अब तो कई अत्याधुनिक मशीनें और आ चुकी है, लेकिन सर अभी देखा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं, गांव क्षेत्र में देखा जाए, चाहे जंगल झाड़ी क्षेत्र में देखा जाए, जिनको अज्ञानतावश या कहा जाए कि इस प्रकार से उनको हार्ट में प्रॉब्लम आती है और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो जाती है। पहली बात एक चीज़ बताइए सर कि ऐसी स्थिति में हमको क्या ऐसा रोकथाम करना चाहिए जिससे हार्ट में परेशानी की स्थिति ना हो? देखिए, सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि बीमारी होने के बाद तो कहीं ना कहीं इलाज हो ही जाएगा, पहुंच ही जाएंगे अस्पताल, डॉक्टर, पीएचसी गांव में है, गांव के डॉक्टर, लोग उनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। मैं मानता हूं और मैं इस चीज़ के ऊपर में आज आपके माध्यम से बता रहा हूं कि ये 3 इयर्स कोर्स जो जोगी साहब ने शुरू किया था डॉक्टर बनाने का, उसको लोगों ने बहुत बाद में क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसको हम ही ने बताया, मैंने ही उसको प्रमोट किया। मैंने ही ये गोवा में चल रहा था प्रोजेक्ट और मैंने बताया कि ये LMP डॉक्टर्स हुआ करते थे पहले, और आपको ख्याल होगा इस पूरे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर विरदी LMP डॉक्टर हुआ करते थे, पूरे छत्तीसगढ़ में उनका नाम था। और LMP के बाद सारी जगह MBBS नहीं होता था, लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर LMP हुआ करते थे और उन्हीं लोग इलाज करते थे। सब बड़े डॉक्टर LMP होते थे, कोई MD नहीं था, कोई MBBS नहीं था। तो उसके बाद 2 साल का और कोर्स करते थे, तब उनको MBBS की डिग्री मिलती थी। बट LMP डॉक्टर्स इलाज करते थे, शहर के लोगों का इलाज करते थे। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महासमुंद, गरियाबंद, राजिम, धमतरी, सब जगह, रायपुर, सब LMP डॉक्टर्स थे, कोई MBBS डॉक्टर नहीं था। जब मेडिकल कॉलेज यहाँ आया और डॉक्टर मेहता और सिविल सर्जन की बात होती थी, तब ये समझ में आता था कि इनसे ऊपर भी कोई डॉक्टर है। तो वैसी स्थिति में हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी आपको अनुभव मिले होंगे। वैसे कहा जाए तो कितने लोगों को निजात आपसे मिला होगा जो काफ़ी खुशनुमा जीवन जी रहे हैं? मैंने तो कोई हिसाब रखा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे खुशी इसी बात की होती है कि हर जो मरीज़ मेरे पास आज भी आता है, वो मुझे ये लगता है कि मैंने प्रैक्टिस आज शुरू की है और ये मेरा पहला मरीज़ है। इसको मेरे को जो है उसी तरीके से देखना है, उसी तरीके से इसके साथ व्यवहार रखना है, बातचीत करना है, और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी पढ़ाई करनी पड़े। और आज के ज़माने में गूगल पे और उससे लोग बहुत डॉक्टर लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोग आके शिकायत करते हैं
डॉक्टरों की कि हम बताने जाते हैं कि भाई हमने गूगल में देखा और गूगल में हमने ये पाया और आप तो ऐसा बता रहे हैं, तो डॉक्टर नाराज़ हो जाते हैं। AI की बात होती है तो डॉक्टर नाराज़ हो जाते हैं। तो इसमें नाराज़गी का विषय नहीं है, ये डॉक्टरों की मदद करने के लिए बनी हुई एप्लीकेशन है। आप डॉक्टरों को मैं ये हिदायत देना चाहता हूँ कि आप इसको अपना दुश्मन मत मानिए कि सर्दी खांसी का इलाज वो ढूंढते हैं, तो इस तरीके से तो मेडिकल स्टोर वाला भी आपका दुश्मन हो जाएगा। मरीज बेचारा किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को वो रिपोर्ट, डॉक्टर को वो जांच, सब डॉक्टर की मदद के लिए। मरीज का तो पैसा लगता है भाई, मरीज का पैसा लगता है, उसके पैसे से डॉक्टर को मदद मिलती है। तो उनकी जांच को और उनके कही हुई बातों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए और उनको हमेशा ये बताना चाहिए कि नहीं, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। अगर आप मदद करने की भावना रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ का किसी भी डॉक्टर पर कोई भी आँच आएगी। ठीक कहा सर। वास्तव में डॉक्टर के पास जो मरीज होता है पूरी विश्वास में आता है, और हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर भगवान जरूर नहीं होते लेकिन भगवान से कम नहीं होते। वो उम्मीद करते हैं कि उसके पास जा करके उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए, और सबसे पहली बात है कि उनको कॉन्फिडेंस देना, विश्वास देना वास्तव में मानता हूँ सर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक उसकी इलाज संभव नहीं है। खास करके और एक बात करना चाहूँगा सर कि अगर अभी वर्तमान जो इस कलयुग की जो परिस्थितियां हैं, पॉल्यूशन से घिरा हुआ है, खान पान भी काफ़ी विकृत हो गई है, ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार से आहार लेनी चाहिए जिससे हार्ट की परेशानी आने की संभावना कम हो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि बीमारी होने के बाद तो इलाज कोई भी पैथी में हो ही सकता है, करना भी पड़ता है, लेकिन बीमारी हो ही ना या बीमारी कम हो, इस दिशा में ही प्रयास होने चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत ही नहीं लेकिन ये आवश्यक भी है। देखिए, हम लोगों में आजकल जो देख रहे हैं कि यंग लोगों में हार्ट की बीमारियां हो रही है, जिम में कोई जा रहा है, कसरत करने जा रहा है और उसको हार्ट अटैक आ गया, वहीं मर गया। बहुत सारे किस्से यहाँ से लेकर सूरत तक, अहमदाबाद में, बम्बई में कॉमेडियन थे वो राजू श्रीवास्तव, ऐसे कई लोगों की डेथ हुई जिनको पहले हार्ट की बीमारी हो या ना हो लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा। अगर जिनको मालूम है तो उन्होंने अपनी दवाई की ओर से लापरवाही की हो, खान पान में लापरवाही की हो। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, खान पान जो है, हमने अपने आप से इन्विटेशन दिया है हार्ट की बीमारी को, कैंसर की बीमारी को कि भाई हमारे हिंदुस्तान में आ जाओ, यहाँ पर बीमारी आप फैलाओ और आप लोग रिसर्च के नाम पे जांच करो, रिसर्च करो, और जो दवाइयाँ आप बेचना चाहते हो WHO के, वो तो WHO के माध्यम से और दूसरे माध्यम से रिसर्च की आड़ में वो लोग इतनी दवाइयाँ बेचते हैं, कैंसर की दवाइयों की कीमत आप सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। हार्ट की दवाइयों की कीमत और हार्ट की जांच और हार्ट के इलाज आज के ज़माने में इतना महंगा हो गया है। गरीब आदमी और सामान्य वर्ग का भी आदमी आज हार्ट का इलाज ले नहीं सकता, इतना महंगा है। घर बार बिक जाता। पहले लोग कहते थे कि कोर्ट कचहरी में बिक जाते हैं लेकिन मेरा मानना है कि अब डॉक्टरी इलाज में बिक जाते हैं आदमी। इसलिए सोच समझ के अपने डॉक्टर को भी चुनना चाहिए। आपको अपने पास में अपना घर का डॉक्टर भी होना चाहिए, घरेलू डॉक्टर जो आपको मदद कर सके, जो नज़दीक हो, जो आपके गांव में रहता हो, आपको रात बेरात काम आए। उसके पास आप जा सकते हैं, उसके पास आप पूछ सकते हैं कि मुझे खांसी हो रही है, सांस हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं दवाई खाऊं, पहले जांच कराऊं। तो वो आपको कुछ समय के लिए दवाई देगा। वो होता है असली डॉक्टर, जिसको लोग यहाँ पर झोला छाप, बेयरफुट डॉक्टर बोलते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, वो हैं डॉक्टर। बिल्कुल सार्थक बात कहा आपने। वास्तव में कहा जाए तो इस कलयुग की दुनिया में जिस प्रकार से इस डॉक्टरी पेशा को केवल व्यवसाय बनाए हुए हैं, तो व्यवसाय तो नहीं होना चाहिए। सर, एक चीज़ और
खास करके देखा जा रहा है कि यंग बेज में जब उनकी हार्ट में परेशानी होती है, सीने में दर्द होता है, तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार जैसे होटल के समान उनके अस्पताल होते हैं और कई खर्चे होते हैं, लेकिन वहाँ उनको जाते ही एंजियोप्लास्टी कर दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, एंजियोप्लास्टी कर दिया गया। सर, अगर किसी मरीज की एंजियोप्लास्टी हो गया है तो उसको किन किन बातों पर ख्याल रखना चाहिए, परहेज, एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने जैसे बताया प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मान के चलो कि सारे लोगों को, हर व्यक्ति को, जो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, उसको गांव को याद रखना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा क्या खाया करते थे पहले, गांव में कैसा खाना मिलता था, क्या मिलता था, क्या हम लोग नॉनवेज खाते थे इतने फ्रिक्वेंटली, गोश्त और चिकन कितना महंगा हुआ करता था, कोई खाता था, बिरयानी बनती थी कभी 4-6 महीने में एक बार किसी के घर में, तो न्योता मिला करता था। तो वो होती थी एक डाइट, वेजिटेरियन डाइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वेजिटेरियन डाइट रखनी है। अब के ज़माने में फ्रेश तो रहा नहीं कुछ, आप ऑर्डर कर देते हैं, फास्ट फूड आ जाता है, टाइम नहीं है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, तो शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये दुविधा है बेचारों को। पर और हार्ट की बीमारी वहाँ ज़्यादा भी है, गांव में कम इसलिए है क्योंकि वहाँ मेहनत करते हैं। यहाँ लोग मेहनत नहीं करते। पहले हम लोग मेहनत करके साइकिल खरीदा करते थे, अब हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर साइकिल जो है उस जिम में जाके साइकिल चलाते हैं। तो फ़र्क होता है। हमने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं। पहले गांव में लेडीज़ जो थी वो जाती थी, बाई लोग जाके कुएं में से पानी निकालते थे, तो और चक्की पीसते थे आटे, तो ये अच्छी परंपरा थी। खैर आज के ज़माने में सजेस्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई मानेगा नहीं, लेकिन हम जिम में जाके यही करते हैं। जिम में देखिए, आप ऐसा ऐसा रस्सी करते रहते, रस्सी को ऐसा ऐसा करके एक्सरसाइज करते हो, आप हाथ हिलाते हो, ये करते हो। ये सब तो हमारे गाँवों में पहले से होते रहते हैं। देश अपना जो है, उसकी परंपरा, उसकी ट्रेडिशन और उसकी संस्कृति, उसको नमन है और वही है सही। लेकिन हम लोग इतना पाश्चात्य प्रभाव में आ चुके हैं कि हम लोग हर चीज़ को भूल चुके हैं। हम लोग अच्छी चीज़ घी को भूल गए, हम विदेशियों ने क्रिटिसाइज कर दिया, हम घी भूल गए, हम लस्सी भूल गए, हम छाछ भूल गए, हम चाय कॉफ़ी पीने लग गए। चाय कॉफ़ी हमारे यहाँ तो होती नहीं थी, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई संस्कृति है, आयातित है। जब उन लोगों ने देखा कि इस देश में हमने कब्जा तो कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन हमारे यहाँ चीप लेबर है और हमने दार्जिलिंग में और हिमालय की तराई में इतनी फ्री में ज़मीनें सब तो कब्जा की है और वहाँ लेबर भी हमारे पास फ्री है। और आप जिस जगह पर ये बात कर रहे हैं, चाय पत्ती बंगला, यहाँ ट्रेनिंग हुआ करती थी एक ज़माने में। यहाँ के लेबर्स को सिखाया जाता था कि कैसे चाय की पत्ती तोड़ी जाए और कलेक्ट की जाए कैसे। तो ट्रेनिंग करके उन लोग दार्जिलिंग ले जाते थे, दिल्ली वहाँ ले जाते थे, कश्मीर के पास, और वहाँ से वो लोग चाय बनाते थे। और इसके पहले चाइना में बनती थी, चाइना सबसे बड़ा सप्लायर था। तो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए चाय का खेतों को उगाना शुरू किया। फिर जब उन्होंने उगा लिया तो देखा कि चाय हमने ला तो दिया, क्योंकि वो लोग पीते थे चाय मॉर्निंग टी ब्रेकफास्ट के पहले, तो उनको लगा कि हम तो ये सब ला रहे हैं लेकिन यहाँ तो कोई पीता ही नहीं, हमारे लिए थोड़ी खेत है भाई, कुछ बिकेगा, कुछ पैसा कमाएंगे तब फायदा, नहीं तो क्या फ़ायदा, कोई तो बिक जाएंगे हम लोग, बंद करना पड़ेगा, ऊपर से आदेश आ जाएगा लंदन से। तो फिर उन लोगों ने चाय की आदत डाली। हमारी पुरानी संस्कृति जो थी कि हमको दूध कब पीना है, गर्म दूध रात को पीना है, लस्सी पीना है, छाछ गर्मियों के समय में पीना है। तो हमारे एक ट्रेडिशन बना हुआ था, ऐसी परिपाटी थी, लेकिन उन्होंने वो नष्ट कर दी। चाय कॉफ़ी, आजकल सब लोग चाय कॉफ़ी के दीवाने हो गए। ठीक है सर, खास करके सर एक चीज़ और हम पते की बात पूछना चाहेंगे जो आपके आम जनता को भी मालूम होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मालूम होना चाहिए। ये एंजियोप्लास्टी होता है सर, एंजियोप्लास्टी होता है, एंजियोग्राफी होता है। वास्तव में इसमें अच्छे डॉक्टर अगर मिल जाए, ईमानदार डॉक्टर मिल जाए, तो कम से कम कितनी लागत में ये इलाज हो जाती सर? इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा मैं कि किस लागत में होनी चाहिए। देखिए, लागत का सवाल क्या होता है, अगर लोग पैसे के लिए अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं
इसका मतलब क्या हुआ कि इलाज नहीं मिल रहा है, यही मतलब है। अगर पैसे की वजह से एक रईस आदमी को इलाज संभव है और एक गरीब व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, उसके लिए जैसे यहाँ पर आयुष्मान योजना है, इस तरीके के इंश्योरेंस की भी योजनाएं हैं जो कि हमको समझना चाहिए और हम सब लोगों को बताना चाहिए, डॉक्टरों को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि आप अपना इंश्योरेंस तो करवाओ भाई। सरकार जो आयुष्मान योजना में दे रही है, पहले स्मार्ट कार्ड में देती थी, अभी आयुष्मान योजना में अब तो 5 लाख कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ध्यान दे रही है, मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने ओर से किसी हार्ट वाले पेशेंट को ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए दे देते हैं, 5 लाख तक दे देते हैं अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं कि सरकार आपकी तरफ से वो हो गई है, सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन आपको भी करना चाहिए। आप जो शादी ब्याह में इतना पैसा खर्चा कर देते हैं, क्यों करते हैं? आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसा हर महीने बचाएं और उससे अपने परिवार का और अपना इंश्योरेंस करवाएं। एम्स आपके पास में है, कितनी बड़ी है, ये सरकार ने तो लाया है। तो हम लोग प्राइवेट में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम सरकार से, सरकारी प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं, है ना, वरना हमको क्या जरूरत है? अगर सरकार अच्छी सुविधा दे रही है तो फिर हम सरकार की दी हुई सुविधा को क्यों नहीं यूज करते हैं, जिसमें हमारा पैसा बहुत बचता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सब प्राइवेट के डॉक्टर्स के पास ही जाएं या सब सरकारी डॉक्टर के पास, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो पैसा खर्चा करना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका इंश्योरेंस होता है, वो ज़रूर प्राइवेट में कराएं। जिनको पैसे की तकलीफ महसूस होती हो, लगती हो और डॉक्टरों पर भरोसा नहीं होता हो, क्योंकि भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। आपको जब छाती में दर्द होता है और किसी को आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपका दिमाग उस समय काम नहीं करता, आपको जो डॉक्टर बोलता है वो आपको करना पड़ता है। मानते हैं, करते हैं, और वैसा ही इलाज पीढ़ियों से हो रहा है। वैसा ही इलाज पहले हुआ करता था, लेकिन उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी। अब उस समय 5 स्टार डॉक्टर्स, 5 स्टार होटल्स नहीं थी। होटल्स और हॉस्पिटल में बहुत कम फर्क है। वो भी सेवा के लिए बनी है, ये भी सेवा के लिए बनी है। लेकिन अब सेवा के नाम पे मेवा नहीं खाना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। देखिए, आप मतलब इतने सालों से प्रैक्टिस में मैंने ये ज़रूर देखा कि लोग आपको भूलेंगे नहीं। आप अगर उनके लिए अच्छा काम करके देंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे, वो आपको हमेशा याद रखेंगे। मतलब मैं तो अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ 35 साल पुराने, 40 साल पुराने, 1983 का, अभी कुछ दिन पहले 1982, 1983 का पर्चा मेरा लेके आए, गांव से पेशेंट रखा हुआ था अपने पास। तो इससे बड़ा है कोई प्रोफेशन? है किसी वकील का ये मादा कि वो डॉक्टर से कॉम्पीट कर? पैसा होगा, लेकिन ऐसा है कि डॉक्टर के किसी एक आदमी, कोई नेता ऐसा बता दीजिए, कोई व्यक्ति बता दीजिए वर्षों से वो संभाल के रखा है कि मेरे को जाना है, इलाज कराना है अपने बेटे का, अपने भतीजे का, अपने पोते का, पोते के बेटे का, तो मैं वो उनके पास जाऊंगा, उनसे सलाह लूंगा। तो और क्या मिलेगा? देखिए, कितनी सहज बात में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि वास्तव में लागत की बात, यहाँ बात लागत की नहीं है, बात है सेवा की, बात है जागृति की। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता तक पहुंच नहीं पाती। अगर हम उसमें जन जागृति ला दें, अगर उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें और स्वयं अगर जाग जाएं, तो मान के चलिए आपकी जेब से फूटी कौड़ी नहीं लगेंगे, सारा काम सरकार का हो सकता है। और वही बात डॉक्टर साहब ने बहुत सहज में कहा है कि बातें बहुत दिनों तक से, 30-35 साल तक से याद रखी जाती है, चाहे आप डॉक्टर जो है अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे। बुरे कर्म को भी वो याद करके रखेगा और अच्छे कर्म को। तो आपने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर फरिश्ता जी वास्तव में किस प्रकार से एक देवदूत के समान हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम उनसे इजाजत चाहेंगे, बाकी और चर्चा होगी अगले एपिसोड में। तब तक ले आप